विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते. Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Thank you. Thank you for the welcome note. And hello everyone. A very good morning to you all and a very good musical morning to me because सकाळची सुरुवात इतकी प्रसन्न झाली तुमचं सगळं म्युझिक आणि ते डान्स वगैरे पाहून मला खूप छान वाटलं. तर आज आपण आपल्या ज्या टॉपिकला सुरुवात करणार आहोत ती म्हणजे स्त्रियांविषयीचा टॉपिक आहे. स्त्रियांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचे सब्जेक्ट की स्त्रियांविषयीचे आजार त्याच्यावर आज आपण बोलणार आहोत. नवरात्र आहे चालू सध्या. आपण स्त्री शक्तीचा म्हणजेच आदिशक्तीचा आपण जागर करतोय. तर आज या स्त्री शक्तीचा जो जागर आपण करणार आहोत तर त्याला अनुसरून अशी एक कविता मला सहज भेटली तर मला आज ती तुमच्याबरोबर शेअर करावी वाटते. तर आज आपण या शेअर सेशनची सुरुवात एका कवितेने करूयात. त्या कवितेचं नाव आहे नारी शक्ती. पूजा हूँ अर्चना हूँ मैं इस जग की भवानी हूँ. पूजा हूँ अर्चना हूँ मैं इस जग की भवानी हूँ. नारी हूँ उजियारी हूँ मैं पावन बहती गंगा हूँ. नारी हूँ उजियारी हूँ मैं पावन बहती गंगा हूँ. उषा हूँ जननी हूँ मैं वटकी शीतल छाया हूँ. उषा हूँ जननी हूँ मैं वटकी शीतल छाया हूँ. कविता हूँ कहानी हूँ मैं आदिशक्ति जगदम्बा हूँ. काली हूँ दुर्गा हूँ. काली हूँ दुर्गा हूँ मैं रणभूमि की रागिनी हूँ. देवी हूँ धरा हूँ मैं महाकाव्य की गाथा हूँ. गीता हूँ मीरा हूँ. गीता हूँ मीरा हूँ मैं अनुसया मरियम सीता हूँ. स्त्री हूँ नारी हूँ मैं कृष्ण दीवानी राधा हूँ. मैं कृष्ण दीवानी राधा हूँ. ना अबला हूँ ना बेचारी हूँ. ना अबला हूँ ना बेचारी हूँ. मैं तो त्याग की मूरत हूँ. मैं तो त्याग की मूरत हूँ. तर ही ती कविता मी नेटवर पाहिली. मला फार आवडली ती कविता. तर म्हटलं आज तुम्हा सगळ्यांबरोबर ती शेअर करूया. मंडळी, आपण स्त्री शक्तीचा जसं मी आता बोलले की आपण नवरात्र चालू आहे आणि आपण स्त्री शक्तीचा जागर करतोय. तर ही जी स्त्री शक्ती आहे तिला दैनंदिन जीवनामध्ये अनेक वेगवेगळ्या लढ्यांवर लढावं लागतं. जेव्हा ती घरामध्ये असते तेव्हा वात्सल्याचं रूप धारण करते आणि जेव्हा ती बाहेर पडते त्यावेळेस घराचा उंबरठा ओलांडून जेव्हा ती बाहेर पडते तेव्हा तिला एक सुरक्षा कवच स्वतःच्या अंगाभोवती ओढून घ्यावं लागतं. आणि जेव्हा ती तिच्या कामाच्या ठिकाणी जाते तेव्हा ती तिथे गेल्यावर कठोर भासते. नंतर पुन्हा घरी येते तेव्हा ती वात्सल्य मूर्ती होत असते. तर ह्या सगळ्या रूपांमधून जाताना किंवा ही सगळी तारेवरची कसरत करत असताना ती स्वतःच्या तब्येतीकडे दुर्लक्ष करते किंवा हेळसांड करते किंवा तिच्या या सगळ्या परिघामध्ये थकव्याला कधी स्थानच नसतं आणि त्याच्यामुळं स्वतःच्या तब्येतीकडे नेहमी दुर्लक्ष केलं जातं. त्यामुळे आजकाल आपण पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस किंवा ऍडेनोमायोसिस, ल्युकोरिया असेल या सगळ्या आजारांचं प्रमाण फार जास्त प्रमाणात वाढलेलं दिसून येतं आपल्याला किंवा पाहायला मिळतं. तर आज आपण सगळ्या आजारांविषयी जरी शक्य नाही तरी पीसीओडी आणि पीसीओएस या दोन आजारांविषयी नक्कीच बोलणार आहोत. साधारणपणे 20-21 वर्षांपूर्वी ह्या आजाराचं फारसं असं रेअरली असायचे आहे केसेस. माझ्या माहितीप्रमाणे डॉक्टर रमांना पण आठवत असेल आम्ही एकाच हॉस्पिटलला गायनेकची प्रॅक्टिस करत होतो आणि तिथे आम्हाला रेअरली अशी कुठल्या तरी पीसीओडीच्या केसेस वगैरे रेअरली पाहायला मिळायच्या. पण आता हे प्रमाण इतक्या जास्त प्रमाणात वाढलेलं आहे की दर 5 महिलांमागे एका महिलेला हा आजार दिसून येत आहे. तुम्ही पण ऐकलं असेल तुमच्या रिलेटिव्ह मध्ये किंवा ओळखीच्या लोकांमध्ये कुणाला पीसीओडी किंवा पीसीओएस हा आजार झालेला आहे असं ऐकलेलंच असेल. तर पीसीओडी म्हणजे काय? पीसीओडी म्हणजे पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन डिसीज आणि पीसीओएस म्हणजे पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन सिंड्रोम. तर ह्या दोन्ही आजारांची लक्षणं जरी सारखीच असली तरी पीसीओएस हा पीसीओडीचा एक ऍडव्हान्स फॉर्म आहे आणि पीसीओएस मध्ये
इन्सुलिन रेजिस्टन्स जो असतो तो इन्क्रीज असतो आणि अँड्रोजन हार्मोनचं प्रमाण आहे तेही खूप जास्त प्रमाणात वाढलेलं असतं. या आजाराचे मेन लक्षण म्हणजे पिरियडची अनियमितता किंवा पाळी वेळेवर न येणं. आता हा आजार एखाद्या पर्टिक्युलर एका एज ग्रुपमध्येच येतो असं न असता प्रजनन क्षमता जी काय असते, फर्टाईल पिरियड जो काही असतो 12 ते 45 वर्षापर्यंत 50 वर्षापर्यंत जो काही असतो, त्या काळामध्ये प्रजनन क्षमता असलेल्या काळामध्ये कुठल्याही स्त्रीला हा आजार होऊ शकतो. अगदी 12व्या-13व्या वर्षी पाळी आलेल्या मुलीपासून अगदी टीनेजर मुलीपासून अगदी 35-36 वय आहे आणि 1-2 मुलं झालेली आहेत, त्या स्त्रीमध्ये सुद्धा हा आजार आढळून येतो. अशी अनेक उदाहरणं आपल्याकडे आहेत. अशा अनेक केसेस मी रोज बघत असते. तर जसं मी तुम्हाला आता सांगितलं की या आजारामध्ये प्रमुख लक्षण म्हणजे की पाळी वेळेवर न येणं. तर आपण प्रथम पाळी रेग्युलर नॉर्मल पाळी कशी असते ती प्रथम पाहून घेऊयात. त्यासाठी आपण डॉक्टर विजया एक सेकंड. Yes, ma'am. आय वॉन्ट फोटो. मी शेअर करू मॅम इकडून. येस, हा झाले केलं शेअर. केलं येस केलंय. मॅम. हा तर नॉर्मल पिरियड्स कसे येते ते आपण समजावून घेऊया. प्रत्येक स्त्रीच्या ओव्हरीमध्ये म्हणजे अंडाशयामध्ये फॉलिकल्सचा म्हणजे स्त्री बीजांचा साठा असतो. साधारणपणे एमसीच्या 4थ्या किंवा 5व्या दिवसापासून या साठ्यातील एक स्त्री बीज बनायला सुरुवात होत असते. एमसीच्या साधारण 14व्या दिवसापासून 18व्या दिवसापर्यंत हे स्त्री बीज आकाराने वाढते. याच काळात साधारण ओव्ह्युलेशनची प्रक्रिया होत असते, म्हणजे ते स्त्री बीज फुटून त्यातील ओव्हम म्हणजेच बीजांड बाहेर पडते. त्या महिन्यात जर प्रेग्नन्सी राहिली तर पुढची एमसी होत नाही. पण जर त्या महिन्यात प्रेग्नन्सी राहिली नाही तर हे बनलेले बीजांड हळूहळू आकाराने लहान होऊन विरून जाते आणि साधारण 28 ते 35व्या दिवसापर्यंत नेक्स्ट मंथची पाळी येऊन जाते. पण पीसीओडी मध्ये काय होतं, असं एक परिपक्व स्त्रीबीज तयार होत नाही. हार्मोनल इम्बॅलन्स असल्यामुळे स्त्रीबीज बनण्याच्या प्रक्रियेतच अडथळा निर्माण झालेला असतो. त्यामुळे एक परिपक्व स्त्रीबीज बनण्याऐवजी एकाच वेळी एकदम 7-8 अपरिपक्व स्त्रीबीज बनलेली असतात. आणि ही जी स्त्रीबीज असतात, अपरिपक्व स्त्रीबीज ज्यांचा काहीही उपयोग होत नाही आणि ही अपरिपक्व स्त्रीबीज छोट्या छोट्या सिस्टच्या स्वरूपामध्ये ओव्हरीला तशीच चिकटून राहतात आणि असं परिपक्व स्त्रीबीज न मिळाल्याने त्या स्त्रीला पाळी येत नाही आणि त्यामुळे पुढे वंध्यत्वाचा धोकाही तिला संभवतो. त्यामुळे ट्रीटमेंट पार करताना हे ओव्ह्युलेशन करणं फार गरजेचं असतं. जेव्हा पीसीओडीचं जर आपण हे पाहाल की नॉर्मल ओव्हरीची साईज कशी असते किंवा पीसीओडीची साईज कशी असते, तर आपण ती याच्यामध्ये बघू शकता की पीसीओडी मध्ये पॉलिसिस्टिक ओव्हरीमध्ये असे सिस्ट तुम्हाला दिसून येतील आणि नॉर्मल ओव्हरीमध्ये एकदम व्यवस्थित अशी ओव्हरी तुम्हाला दिसून येईल आणि पीसीओडी मध्ये ती जी ओव्हरी आहे ती बल्की झालेली तुम्हाला दिसून येईल. ती साईज जी आहे ती जास्त वाढलेली तुम्हाला दिसून येईल. तर या आजाराची मेन लक्षणं काय आहेत, तर पिरियड्स न आल्याने इन्फर्टिलिटीचा धोका वाढतो किंवा वंध्यत्व सगळ्यात महत्वाचा धोका त्यात असतो. वजन खूप जास्त वाढणं, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की हार्मोन्सचं प्रमाण, मेल हार्मोन्सचं प्रमाण खूप जास्त प्रमाणात वाढलेलं असतं. हार्मोनल इम्बॅलन्स झालेला असतो, त्याच्यामुळे मेन्सेस पण इरेग्युलर असतात आणि वजन खूप जास्त वाढतं. तसंच एंड्रोजन हार्मोन म्हणजे पुरुषतत्वाचा हार्मोन खूप जास्त वाढल्यामुळं चेहऱ्यावर केस येणं किंवा हिरसुटिझम आपल्याला यामध्ये दिसून येतो. त्या स्त्रीच्या चेहऱ्यावर अगदी पुरुषांसारखी लव आलेली असते. चेहऱ्यावर वांग येणं किंवा मानेवर काळे डाग येणं किंवा मान काळी पडणं, हेअर फॉल, ड्रायनेस ऑफ स्किन, या सगळ्या गोष्टी यामध्ये दिसून येतात. ऍक्ने, पिंपल्सचं प्रमाण खूप जास्त वाढलेलं असतं किंवा या स्त्रियांमध्ये थायरॉइड पण बऱ्याच वेळा असोसिएटेड आढळून येतो, म्हणजे पीसीओडी बरोबर बऱ्याच वेळा थायरॉइड ही असोसिएटेड असलेला दिसून येतो. नंतर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एन्झायटी किंवा नर्वसनेस, या सगळ्या गोष्टी असल्यामुळे की काय कुणास ठाऊक त्या स्त्रीमध्ये डिप्रेशन किंवा नैराश्य तिच्यामध्ये दिसून येतं, तिला डिप्रेशनचा सामना करावा लागतो. हे या आजारामध्ये बऱ्याचदा दिसून येतं. तर हे झालं ह्या आजाराच्या लक्षणांबद्दल. तर आपण ह्या आजाराच्या कारणांबद्दल बोलूयात. सगळ्यात पहिलं कारण मी म्हणेल की जेनेटिक कॉज.
म्हणजे जर ब्लड रिलेशन मध्ये एखाद्या फॅमिलीमध्ये ब्लड रिलेशन मध्ये जर एखाद्या स्त्रीला आजार असेल तर त्या फॅमिलीतल्या इतर स्त्रियांनाही हा आजार होण्याचा धोका खूप जास्त असतो. पण याचा अर्थ असा आहे का की सगळ्या स्त्रियांना एखाद्या फॅमिलीतल्या एखाद्या स्त्रीला हा आजार आहे तर सगळ्या स्त्रियांना हा आजार होईल असं आहे का? तर तसं बिलकुल नाही. सपोज एखाद्या फॅमिलीमध्ये 4 बहिणी आहेत आणि त्यांच्या कुणाला तरी आत्याला किंवा मावशीला म्हणजे मॅटर्नल किंवा पॅटर्नल साईडला कुणाला तरी हा आजार एखाद्या स्त्रीला हा आजार आहे आणि त्या 4 बहिणी आहेत तर त्या 4ही बहिणींना पीसीओडी होईल का? तर नाही, असं नाही. त्यातली जी स्त्री जास्त स्ट्रेसला एक्सपोज झाली असेल किंवा मग खूप जास्त मेडिकेशन घेतलं गेलं असेल पूर्वी कुठल्या आजारासाठी आणि तो आजार जर दबला गेला असेल तर त्या स्त्रीची इम्युनिटी ऑलरेडी लो झालेली असते आणि मग अशा प्रकारचा आजार होण्याची शक्यता खूप जास्त वाढते. त्यामुळं जेनेटिक कॉज हे एक कारण आहे. दुसरं कारण आहे म्हणजे डायटरी हॅबिट्स, ज्या की खूप चेंज झालेल्या आहेत आत्ताच्या काळामध्ये. खूप जास्त एरिएटेड कोल्ड्रिंक्स पिणं किंवा प्रोसेस फूड खाणं किंवा मग जंक फूड खाणं याचं प्रमाण खूप जास्त वाढलेलं आहे. टीनेजर्स मध्ये तर याचं प्रमाण आहेतच, पण आता हल्ली जर फॅमिलीमध्ये पण बाहेरून फूड मागवणं किंवा बऱ्याचदा फोमो म्हणजे फिअर ऑफ मिसिंग आउट जे म्हणतो की आता बाकी सगळे खातायत आणि आपण ते खात नाही असं बऱ्याच टीनेजर्सला म्हणजे बाहेर फिरायला गेले कुठे वगैरे तर ते खाणं पिणं त्यांचं ते होतच. म्हणजे माझ्याकडे काही पेशंट असेही आहेत की एक टीनेजर मुलगी आहे पेशंट तर तिला दररोज एक कोल्ड्रिंकची बॉटल लागायचीच पिण्यासाठी. का तर मग बाहेर गेले सगळे फ्रेंड्स खातायत मग त्यांच्यासमोर मलाही काहीतरी केलं पाहिजे मग मी ते खाते पिते वगैरे असं कारण ती मला सांगायची. नंतर तिसरं कारण म्हणजे सिडेंटरी लाईफस्टाईल, बैठं काम, व्यायामाचा अभाव. पूर्वी कसं असायचं की स्वयंपाक हा बऱ्याचदा बसून केला जायचा, चुलीसमोर बसून केला जायचा, त्याच्यामुळे ओटीपोटावर ताण यायचा किंवा मग विहिरीतून पाणी शेंदणं किंवा बरीच अशा प्रकारची कामं असायची की जी बसून केली जायची त्याच्यामुळे ओटीपोटावर ताण यायचा. आत्ताचा काळ असा आहे की मशिनरीजने आपलं काम खूप सोपं केलेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की बऱ्याचशा विमेन ह्या वर्किंग आहेत आणि त्यांना हे सगळं करणं पॉसिबल नसतं की प्रत्येक वेळेस ही सगळी कामं करणं किंवा अगदी चुलीपाशी बसून करणं शक्य नसतं. तर काळानुरूप आणि परिस्थितीनुरूप आपल्याला बदलावं लागतं, पण मग त्या सगळ्या बदलांचा परिणाम ओव्हरऑल आपल्या हेल्थवर हा होतच असतो. तसंच चौथं कारण मी जे सांगितलं ते की हार्मोनल इम्बॅलन्स, जसं की ह्या आजारामध्ये हार्मोनल इम्बॅलन्स असतोच. पुरुषतत्वाचं हार्मोन खूप जास्त प्रमाणात वाढलेलं असतं, त्याच्यामुळे हे एक महत्वाचं कारण आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं कारण, या सगळ्या कारणांपेक्षाही महत्वाचं कारण म्हणजे स्ट्रेस. आजकालच्या काळामध्ये काय होतंय की सगळ्या स्त्रियांना पूर्वीच्या काळासारखं राहिलं नाही की चूल आणि मूल याच क्षेत्रापुरतं त्यांचं मर्यादित राहिलेलं नाही. त्यांना सगळ्या प्रकारच्या घरच्या पण बाहेरच्या पण जबाबदाऱ्या झेलाव्या लागतात किंवा आपण जसं म्हणतो की पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून स्त्री समर्थपणे काम करते. पण मग तो खांद्याला खांदा लावून काम करताना स्त्रीचं एक स्त्री तत्व वेगळं असतं आणि पुरुष तत्व वेगळं असतं. ह्या सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना ला जो काही स्ट्रेस येतो त्या स्ट्रेसचं रूपांतर पण अशा प्रकारे या आजारामध्ये होऊ शकतं किंवा या आजारावर त्याचा प्रचंड परिणाम होतो. आजकाल आपण पाहतो की अगदी 10वी-12वी झालेल्या मुली पण मी पाहते की अगदी 12वी झालेल्या मुली पण इथे मुंबईत तरी किंवा गावी असणारच आय एम शुअर की लगेचच मग 12वी झालं की कुठला तरी जॉब करून एक स्वतःच्या फॅमिलीला अर्निंग, अगदी चांगली आर्थिक स्थिती असली तरी एक थोडं इंडिपेंडेंट होण्याकडे प्रत्येकाचा कल असतो. पण मग ते जेव्हा केलं जातं तेव्हा नॉर्मल त्यांचं कॉलेज लाईफ वगैरे ते सांभाळायचं, घरी पण थोडीफार मदत करायची आणि बाहेर पण हे करायचं. मग त्या ठिकाणी वर्क लाईफचा जो स्ट्रेस असतो तोही बऱ्याचदा मग या गोष्टीसाठी कारणीभूत ठरतो किंवा स्त्रियांनाही घरचंही बघायचं बाहेरचंही बघायचं आणि तिथलाही स्ट्रेस, धकाधकीचा काळ आहे किंवा स्पर्धेचा काळ आहे, त्या याच्यात हे सगळ्या स्ट्रेसला त्यांना सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे स्ट्रेस हे या आजाराचं अत्यंत अत्यंत महत्वाचं कारण आहे. आणि आम्ही जेव्हा होमिओपॅथी ट्रीटमेंट घेतो त्याच्यामध्ये तर स्ट्रेस काय आहे किंवा कुठल्या गोष्टीचा स्ट्रेस आहे हे तर आमच्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं असतं. जेव्हा केस घेतली जाते त्यावेळेस ते आमच्यासाठी खूप महत्वाचं असतं. नंतर आता या आजाराचे उपाय, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की सगळ्यात पहिली गोष्ट, हा आजार आपल्याला प्रिव्हेंटही करता येऊ शकतो जर आपण आपल्या लाईफस्टाईलमध्ये काही चेंजेस केले.
की जसं जंक फूड जे खाल्लं जातं त्याऐवजी ते जंक फूड टाळून सकस हेल्दी आहार जो जे घरी बनवलेलं फूड असेल किंवा जो सकस हेल्दी आहार घेतला तर तो या आजारासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतो. आणि ज्याला आम्ही वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये पांढरी विष म्हणतो, म्हणजे साखर असेल, साखरेऐवजी गुळाचा वापर केला तर खूप चांगलं होईल. किंवा मैदा पूर्णपणे बंद करून होल व्हीट आटा किंवा गव्हाचं पीठ वापरणं हे फायदेशीर ठरू शकतं. फक्त हा आजार असणाऱ्यांसाठीच का, सगळ्यांनीच ते तसं केलं तरी खूप चांगलं होईल. नंतर रॉक सॉल्ट, म्हणजे रॉक सॉल्टचा वापर करणं बरं राहील नॉर्मल मिठाचा वापर करण्यापेक्षा. तसाही मिठाचा वापर कमीच असावा, पण त्यातल्या त्यात करायचंच असेल तर रॉक सॉल्टचा वापर करणं योग्य राहील. आणि चौथी गोष्ट म्हणजे जे तेल असतं, तेल वापरण्याऐवजी आपण जे गावरान तूप किंवा घरी बनवलेलं जर तूप आपल्याकडे अवेलेबल असेल तर त्या तुपाचा वापर आपण अन्न पदार्थांमध्ये करू शकतो. सगळ्यात मेन गोष्ट म्हणजे घरी बनवलेलं फूड खाणं, त्याला प्रेफरन्स देणं महत्वाचं राहील. नंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या लाईफस्टाईल मधील चेंजेस किंवा व्यायाम करणं, एक्सरसाइज करणं, योगा, मेडिटेशन करून स्ट्रेस दूर करण्याचा प्रयत्न करणं किंवा एखादा छंद जोपासणं ज्याच्यातून आपल्याला आनंद मिळेल. असा कुठलाही छंद जोपासणं खूप फायदेशीर ठरू शकतं. आता मी तुम्हा सगळ्यांचा व्यायाम पाहिला आणि तो व्यायाम इतक्या छान प्रकारे होता की तो व्यायाम वाटलाच नाही, म्हणजे म्युझिकल मस्त छान चाललेलं होतं सगळं. तर अशा प्रकारे व्यायाम केला तरी सुद्धा तेही खूप चांगलं ठरू शकतं. म्हणजे मी इतके दिवस ऐकत होते डॉक्टर रामांकडून की हेल्थ बास्केट त्या करतात वगैरे सगळं, पण मी आज प्रत्यक्ष पाहिलं अँड आय स्वेअर मला मनापासून खूप छान वाटलं. आणि असा व्यायाम केला तर तोही या आजारासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकेल. तसेच बटरफ्लाय एक्सरसाइज म्हणून असतो की ज्याच्यामध्ये याच्या ओटीपोटाच्या स्नायूंचं स्ट्रेचिंग खूप जास्त होतं. तर तसा आजार करणंही फायदेशीर, तसा व्यायाम करणंही फायदेशीर ठरेल. आता आता आपण ट्रीटमेंट पार्टकडे वळूयात. या आजारासाठी बाकी ॲलोपॅथीमध्ये हार्मोनल टॅबलेट्स वगैरे उपलब्ध आहेत, पण होमिओपॅथी ही एक नैसर्गिक आणि सुरक्षित उपचार पद्धती आहे. मी या आजारासाठी नक्कीच तुम्हाला होमिओपॅथी या उपचार प्रणालीचा वापर करा असं सांगेल. कारण की होमिओपॅथी इंडिव्हिज्युअलायझेशनवर आधारित आहे. म्हणजे हाताची 5 बोटं जशी सारखी नसतात तसंच प्रत्येक व्यक्ती पण सारखी नसते. तर त्या त्या व्यक्तीच्या इंडिव्हिज्युअल केसनुसार किंवा आपण त्याला कस्टमाइज असं मेडिसिन असं म्हणू शकतो की त्या त्या व्यक्तीच्या गुणधर्मांनुसार किंवा त्या त्या व्यक्तीचे जे ज्या सवयी, स्वभाव, आवडीनिवडी आहेत त्यानुसार औषध दिलं जातं. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर ॲलोपॅथीमध्ये जसं ताप आला तर अँटीपायरेटिक दिलं जातं किंवा उलटी झाली तर अँटी एमेटिक दिलं जातं. तर तसं होमिओपॅथीमध्ये नसतं. होमिओपॅथीमध्ये एकच कुठलं तरी औषध एकाच कुठल्या तरी आजारासाठी एकच औषध ठरलेले स्पेसिफिक असं मुळीच नसतं. प्रत्येक आजारासाठी प्रत्येक व्यक्तीसाठी आणि त्या एकाच आजारासाठी वेगवेगळी औषधं असू शकतात. इंडिव्हिज्युअलायझेशनचा नियम इथे फॉलो केला जातो. होमिओपॅथी जी आहे ती साधारण 200 वर्षांपूर्वी जर्मनीमध्ये डॉक्टर सॅम्युएल हॅनिमन यांनी होमिओपॅथीचा शोध लावला. पण खरं तर आज जर बघायला गेलं तर युरोपापेक्षा इंडियामध्येच होमिओपॅथी जास्त फ्लरिश झालेली आहे. पंजाबचे महाराजा रणजित सिंग यांना एक अतिशय असाध्य असा आजार झाला होता आणि त्या आजारावर ट्रीटमेंट करण्यासाठी डॉक्टर होनिंगबर्गर यांना तिकडून युरोपातून बोलवण्यात आलं. आणि ते आल्यानंतर तो आजार त्यांचा तर बरा झालाच झाला, पण नंतर मग बऱ्याच अशा कॉलराचं एपिडेमिक त्या काळात आलं होतं वगैरे, आणि त्या काळामध्ये होमिओपॅथीने खूप चांगलं काम केलं आणि त्याच्यामुळे आपल्या भारतामध्ये होमिओपॅथीचा प्रसार खूप वेगाने झाला. तर एवढंच आहे की होमिओपॅथी ट्रीटमेंट जेव्हा घ्यायची असेल तर सगळ्या सवयी किंवा स्वभाव किंवा आवडीनिवडी या सगळ्या गोष्टी विचारल्या जातात. तर बऱ्याचदा पेशंटला असं वाटतं की मला शारीरिक आजार आहे, म्हणजे आता आज आपण पीसीओडी आणि पीसीओएस बद्दल बोलतोय, पण आमच्याकडे सोरियासिसच्या केसेस असतात किंवा इतर सगळ्या विटिलिगोच्या केसेस असतात किंवा अनेक वेगवेगळ्या कॅन्सरच्या केसेस असतात, पॅरालिसिस, वेगवेगळ्या आजारांच्या केसेस आमच्याकडे असतात. तर त्यात लोकांना वाटतं की आम्हाला तर शारीरिक आजार झालेला आहे आणि हे असे प्रश्न आम्हाला कुठल्याच डॉक्टरने कधी विचारलेले नाहीत की तुमचा स्वभावाबद्दल काय सांगू शकाल किंवा तुमच्या आवडीनिवडी काय आहेत किंवा तुम्हाला कशा प्रकार झोप कशी असते, तुम्हाला स्वप्न कशा प्रकारची पडतात. तर या सगळ्या गोष्टी
आपल्या ट्रीटमेंटसाठी अतिशय महत्वाच्या असतात. कारण असं जर आपल्याला व्यवस्थित माहिती मिळाली तरच आपण त्या पर्सनला बॉडी ॲज अ होल ट्रीट करू शकतो. होमिओपॅथीमध्ये कुठल्या एका आजारावर जाऊन अशी ट्रीटमेंट दिली जात नाही. जसं मी मगाशी बोलले की अँटीबायोटिक की तापाच्या तिथे जाऊन ताप बरा करायचा किंवा अँटीबायोटिक देऊन ती उलटी बरी करायची, तसं नसतं. तर आपल्या बॉडीची जी ओन इम्युन सिस्टीम जी असते किंवा आपली बॉडीची जी स्वतःची हिलिंग पॉवर असते तिला स्टिम्युलेट करण्याचं काम होमिओपॅथी करत असते. आणि त्याच्यामुळे जर त्या व्यक्तीची सर्वांगीण माहिती आम्हाला मिळाली तर तो आजार मुळापासून बरा व्हायला खूप मदत होते. त्याच्यामुळे जसं म्हणतात की डॉक्टरकडे गेल्यावर सगळं खरं सांगावं, तसं जर होमिओपॅथी तज्ञाकडे तुम्ही जात असाल तर सगळी माहिती जर सांगितली तर त्याचा नक्कीच तो आजार लवकर बरा व्हायला मदत होते. आजार तर बरा होणार असतो पण मग सगळी माहिती व्यवस्थित मिळाली तर लवकर बरा व्हायला मदत होते. आमच्याकडे डॉक्टर जगदाळेज होमिओपॅथी क्लिनिक, माझ्या नवी मुंबईमध्ये क्लिनिक आहे. तर आमच्याकडे या आजारावर अतिशय सक्सेसफुली आम्ही केसेस ट्रीट केलेल्या आहेत. माझ्या फेसबुक पेजवर पण त्याच्या लिंक आहेत. तर आमच्याकडे ऑनलाईन आणि ऑफलाईन या दोन्ही पद्धतीने कन्सल्टेशन केलं जातं. की जे पेशंट प्रत्यक्ष येत आहेत त्यांना ऑफलाईन पद्धतीने, आणि ज्यांना प्रत्यक्ष येणं शक्य नाही त्यांना ऑनलाईन पद्धतीने, म्हणजे फोनवर केस घेतली जाते आणि औषधं कुरिअर केली जातात. आणि अशा प्रकारे मला आनंदाने सांगावं वाटतं की मी आतापर्यंत अनेक स्त्रियांना मातृत्वाचा आनंद दिलेला आहे. आणि माझ्यासाठी ही फार मोठी गोष्ट आहे. कारण आपण कुठलाही व्यवसाय करत असो तरी मला असं वाटतं की आम्ही खूप भाग्यवान आहोत की आम्ही अशा व्यवसायामध्ये आहोत. वैद्यकीय व्यवसायात असणं म्हणजे की पेशंटच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आमच्यासाठी खूप महत्वाचा असतो. डॉक्टर रामांना किंवा आनंद सर पण याला ऍग्री होतील की आम्हाला तो आनंद किती महत्वाचा वाटत असतो. तर अशा प्रकारे आमच्याकडे ती ट्रीटमेंट दिली जाते आणि आपली औषधं ऑलमोस्ट 15-20 देशांमध्ये जातात. मुंबई बाहेर आणि परदेशातही आपली औषधं जात असतात. तर मी नक्कीच सांगेल की तुमच्यापैकी कुणालाही अशा प्रकारचा किंवा तुमच्या फॅमिलीमध्ये कुणाला हा असा आजार असेल तर तुम्ही त्यांना होमिओपॅथी उपचार पद्धती म्हणजे तिने ट्रीटमेंट घेण्याचा सल्ला नक्कीच तुम्ही देऊ शकता. आता हे सगळं झालं ह्या आजाराबद्दल. आता मला जाता जाता एक गोष्ट सांगावी वाटते. आजार तर भरपूर आहेत स्त्रियांचे गायनेकॉलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पण वेळ थोडा कमी आहे. त्याच्यामुळे आज मी फक्त पीसीओडी आणि पीसीओएस या 2च आजारांविषयी बोलेल. कधी नंतर वेळ मिळाला तर नक्कीच मी दुसऱ्या आजारांविषयी इथे येऊन बोलेल. तर मला जाता जाता एक गोष्ट सांगावी वाटते की पूर्वीच्या काळी साक्षरता असायची. म्हणजे साक्षरता म्हणजे आताच्या काळात आरोग्य साक्षरता होणं फार गरजेचं आहे. मी हा शब्द फार जबाबदारीने वापरते की आरोग्य साक्षरता. कारण पूर्वीच्या काळी आपण लहान असताना वगैरे तुम्ही ऐकलं असेल की साक्षरता म्हणजे शब्द साक्षरता असायची, की शब्दांची साक्षरता. प्रत्येक व्यक्तीला लिहायला वाचायला येणं म्हणजे शब्द साक्षरता असायची. नंतर मग आपण जलसाक्षरता शिकलो की पूर्वीच्या काळी खूप गावं अशी असायची की टंचाई असायची, पाणी टंचाई वगैरे सगळं असायचं. मग नंतर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग किंवा वेगवेगळे टेक्निक्स किंवा आता नदीजोड प्रकल्पांचं पण चाललंय. तर त्या सगळ्या प्रकारांमधून जलसाक्षरता निर्माण व्हायला मदत झाली. किंवा अर्थसाक्षरता, पूर्वी अगदी ट्रॅडिशनल वेज असायचे इन्व्हेस्टमेंटचे, आता वेगवेगळे. पूर्वी फक्त आरडी किंवा एक नॉर्मल एफडी असतील तशा इन्व्हेस्टमेंट केल्या जायच्या, पण मग आता लोकांना एसआयपी करायला लागले किंवा मोर ऍडव्हान्स की ज्याच्यातून जास्त फायदे होतील अशा इन्व्हेस्टमेंट लोक करायला लागले. तसंच आरोग्य साक्षरता होणंही फार गरजेचं आहे की त्या आजारांविषयीची बऱ्यापैकी माहिती मिळणं आणि त्या आजारांसाठी कोणती पॅथी उपयुक्त ठरेल याचीही माहिती लोकांना असणं फार गरजेचं आहे असं मला वाटतं. की आरोग्य साक्षरता लोकांमध्ये येणं हे फार गरजेचं आहे असं मला वाटतं. एवढं बोलून मी माझं सेशन संपवते. धन्यवाद. डॉक्टर विजया यांना, डॉक्टर रमा मोरे यांचे धन्यवाद, त्यांनी आज इथे बोलवल्याबद्दल. आणि तुम्हा सर्वांचे सुद्धा धन्यवाद. यस मैम, वाओ व्हाट अमेजिंग टॉपिक। और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि क्यों पता है क्या, तो मैम मेरे क्लासमेट है और मेरा जो मैके का नाम है तो डॉक्टर विजया गंगोत्री है, तो इसके लिए मैम बार बार विजया विजया बोल रहे थे।
यस। तो हमारी जोड़ी थी, मतलब विजू और जयू, ऐसे हम एक दूसरे को बोलते थे। और बहुत अच्छी तरीके से हमने टिफिन शेयर किया है, स्टडी में भी कुछ चीजें शेयर की है। और यस, उनको बहुत ही पहले से पोयम की बहुत बहुत मतलब फॉन्डिंग थी, या जिसे हम बोलेंगे उनकी फेवरेट थी। यस, और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है मैम पहले से ही, और वैसे ही अभी भी दिख रहे हैं। तो यस, हैप्पी टू सी यू ऑन द स्क्रीन मैम, इन आवर फोरम। और यस, बहुत ही अच्छी, बहुत अमेजिंग टॉपिक लिया आपने। जो अभी घर घर में पीसीओडी या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीजेस के पेशेंट्स हैं, उनकी वजह से जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, या पुबर्टियल एज की जो गर्ल्स रहती है, उनमें भी बहुत सारा ये प्रमाण पाया जा रहा है, और समझता नहीं है कि इसके साथ क्या करना है। तो यस मैम, आवर फोरम इज ऑल्सो वर्किंग फॉर दैट, तो मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। तो उसमें ये जो आपने कॉजेज बताए, मैंने तो बहुत सारे नोट्स निकाल लिए हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि जेनेटिक्स, या फिर जो डाइट में चेंजेस हुए हैं, या जब अपने क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं, या जो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, तो हम इस फोरम पे मैम न्यूट्रिशन के लिए और लाइफस्टाइल चेंजेस करवा के लेने के लिए बहुत अच्छी तरीके से हमारी वेलनेस आर्मी वर्क करती है। क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए जब कोई लोग एक्सरसाइज करते हैं अकेले में, तो उतना इंटेंसिटी और कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी से नहीं करते हैं जितना सबके साथ में करते हैं। और ऐसा पाया गया है कि सब अब ग्रुप में एक्सरसाइज करते हैं तो विजरल फैट डेफिनेटली कम होता है, और न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक लिए जाते हैं। और यस, और मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि आज आप बोले कि मैंने सेशन, तो यस मैम, यहाँ पे ये एंड नहीं हो रहा था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, और यहाँ से आगे आप एक छोटे छोटे टॉपिक बना के हमारे मॉर्निंग और इवनिंग फोरम के लिए जरूर आप थोड़ा टाइम देंगे, ऐसा मैं आपको बोलना चाहूंगी। तो यस मैम ने बहुत अच्छी तरीके से, जैसे अपने 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ में बताया जाता है किस तरीके से 5 सफेद दूध जो है उसको किस तरीके से नमक, शक्कर और मैदा, साबूदाना, दूध, इसको किस तरीके से लंबा रखना है वो बताया है। और जो अपना फोरम पे, इसके लिए जो मैम ने बताया है कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, तो अपने फोरम पे जो अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कार्डियक एक्सरसाइज लिए जाते हैं, और फिर जुम्बा होता है, एरोबिक होता है। तो यस, बहुत मजा होता है और मजे के साथ हम ये करते हैं। तो यस, थैंक यू मैम, जो अपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के आपने ये डिलीवर किया। और बहुत सारे केसेस मैम के मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने क्यूर किया है, ऐसा मैं बोलूंगी। क्योंकि ट्रीटमेंट लेना, ट्रीट करना और क्यूर करना या हील करना, जैसे मैम ने एक वर्ड यूज किया, हीलिंग पावर बढ़ाता है होम्योपैथिक का मेडिसिन। तो डेफिनेटली फ्रॉम हेड टू टो सब चीजें देखी जाती है, और माइंड की जो स्थिति रहती है उस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। यस, अपने फोरम पे जो मेडिटेशन लेते हैं उसकी वजह से भी बहुत सारा फायदा होता है। यस, तो अभी आनंद सर फीडबैक देंगे। यस, बहुत बड़ा टॉपिक हुआ है। मैं मोबाइल से ज्वाइन था, वहां सुन रहा था, लेकिन फीडबैक देने के लिए मैडम के पास आया तो थोड़ा धीरे आता है, ऐसा है। तो बहुत बढ़िया टॉपिक रहा। देखिए कि किस तरह से अब हमारी जो बॉडी रहती है, वो बॉडी, माइंड और सोल, ये 3 चीजों से बनी वाली रहती है। और इसमें जो वर्ड यूज किया जयश्री मैडम ने कि आरोग्य साक्षरता, सच में अभी साक्षरता तो आई है, लेकिन आरोग्य साक्षरता तो नहीं है। अभी कोविड पीरियड में हमने देखा है कि कोरोना पीरियड में किस तरह से पूरा वर्ल्ड एक ये जागतिक महामारी में कोलैप्स हुआ था। तो उसी प्रकार अगर ये आरोग्य साक्षरता आती है कि बॉडी के लिए अगर डिसीज होता है, माइंड के लिए होता है और साउल के लिए होता है, तो एक होम्योपैथी या आयुर्वेद, अध्यात्म, बाकी ये जो भी है, यूनानी, सिद्धा, योगा, ये जो अलाइड साइंस है, ये भी बहुत बढ़िया है कि जो बीमारी नहीं होना, इसकी वजह से, यानी स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण। जैसे अपने हेल्थ बास्केट का फोरम का जो मिशन है कि टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और जिसे बोलते हैं हम स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण, और आतुर से विकार प्रशम, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना, और उससे भी अगर बीमार पड़ता है तो भी उसको जल्दी से रिकवर करके उसको अच्छी तरह से उपचार देना। तो बहुत बढ़िया टॉपिक रहा है। और विशेषता, जैसे अभी नवरात्र में हमारे फोरम के ऊपर, जो हेल्थ बास्केट के ऊपर सभी जो डोमिनेंसी करती है, वो सभी लेडीज ही है, आदिशक्ति है, जिसे हम बोलते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ति रमयन्ति तत्र देवता, इस हिसाब से न मातु पर देवतम। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जयश्री मैडम की तरफ देख के कि हर एक यशस्वी पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ रहता है, तो वैसे हर एक स्त्री यशस्वी जब होती है तो उसके पीछे उसके पति का भी या एक पुरुष का भी हाथ रहता है। शायद वो पुरुष उसका भाई हो या उसके हस्बैंड हो, ये सभी आते हैं। तो बहुत अच्छा आज कुछ नया सीखने को मिला है। और हर एक इसमें यह है कि हर एक डिसीज को, जैसे असंसर्गिक आजार है,
उसके ऊपर होम्योपैथी, आयुर्वेद ये बहुत अच्छे काम करते हैं। जैसे कि कुछ बीमारी में एलोपैथी में उपचार नहीं है, डायरेक्ट सर्जरी करो, ऐसा ही रहता है। तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन। और आरोग्य साक्षरता ये होना चाहिए कि किस डिसीज में कौन सी पैथी यूज किए जाए, और अलग अलग पैथी भी है और बहुत इफेक्टिव है, ये भी समझना चाहिए। और जैसे मैडम के जो हस्बैंड है वो हमारे दोस्त भी है, और वो भी बहुत नॉलेजेबल है, उनको भी कभी हम अपने फोरम के ऊपर लाएंगे और उनको भी टॉपिक डिलीवर करने के लिए हम विनंती करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आज का टॉपिक बहुत बढ़िया हुआ और जबरदस्त हमें सीखने को भी मिला है। यस, थैंक यू। स्किन और आरोग्य हेयर की साक्षरता। ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर जगदाळे सर बहुत ही फेमस है। यस, तो फीलिंग प्राउड अबाउट दैट। तो यस, अब हमारे सर्वे सर्वा जो है अपने बागेश्वर मैम उनकी तरफ हम जाएंगे। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने न्यूट्रिशन लेके उनको पीसीओडी के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है और उनको रिजल्ट आया है, और अगर वो हैंड रेज करके बाद में शेयरिंग करेंगे तो अच्छा होगा। यस मैम, जाएंगे बागेश्वरी मैम की तरफ। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बिग थैंक यू कहना चाहूंगी मैं जयश्री मैडम और रमा मैम को, क्योंकि रमा मैम ने उनको इनवाइट किया है हमारे फोरम के लिए, और इतना अच्छा नॉलेजेबल टॉपिक हमारे फोरम में डिलीवर हुआ है। तो उसके लिए मैं रमा मैम को भी थैंक्स देना चाहूंगी और जयश्री मैम को भी थैंक्स देना चाहूंगी। और इतना अच्छा टॉपिक आपने लिया है मैम। सभी बारीक चीजें, जैसे कि रमा मैम ने बताया कि जो 5 चीजें हमें हमारे लाइफ में से निकाल देनी है, दूध, शक्कर, मैदा, साबूदाना, ये सभी जो हम 5 पिलर्स में बताते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपने बताई है। और उसी के साथ है ना, आजकल बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। आपने एकदम वेल सेड कहा कि जब आप साथ में प्रैक्टिस करते थे तब बहुत ही कम ऐसे केसेस थे पीसीओडी या फिर थायराइड के या फिर पीसीओएस के, लेकिन आज सही में इतना ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो उसका मेन रीजन ये भी है, जैसे आपने बताया कि वर्कआउट, यानी कि हमारे बॉडी में से पसीना निकलना, या फिर योग्य खान पान, हमारे हमारे बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए रहता है वो हमें नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और उसी के साथ मैं मेरा भी रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी। बीइंग अ डॉक्टर, आप समझ सकते हो, आप मेरा फोटो देख के, कि किस तरीके से मेरी हालत हो गई थी। ये मेरा फोटो है। तो ओके। थायराइड के कारण कुछ मेरी ऐसी हालत हो गई थी। आप भी जुम्बा लेते टाइम आपने देखा कि मेरा स्टेमिना, लेकिन थायराइड में किस तरीके से स्टेमिना लो हो जाता है, स्किन खराब हो जाती है, हेयर खराब हो जाते हैं, बारीक बारीक चीजें जो है याद नहीं रहती है, ये सभी मुझे हो रहा था। लेकिन जब मैंने ये हमारा चाय और नाश्ता हमारे फोरम पे जो शुरू किया है, तो उसके बाद में धीरे धीरे करके इतने अच्छे चेंजेस आ गए कि मेरी 100 mg की थायराइड की जो टैबलेट है वो धीरे धीरे करके 75, 50, 25, उसके बाद में वो 0 तक आ गई है। तो ये अमेजिंग न्यूट्रिशन, क्योंकि ये कौन सी भी दवाई नहीं है, ये सिर्फ खाना है। और जैसे आपने कभी कहा कि पीसीओएस या पीसीओडी के लिए राइट लाइफ स्टाइल भी चाहिए आपको, तो कभी कभी ना एकदम ये मुझे इसका इतना अच्छा अनुभव है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमारी शादी होने के बाद हम बेबी के लिए जब ट्राई कर रहे थे, तो एग्जैक्टली जैसे कि आपने बताया कि एग्जैक्टली मेरा रप्चर जो है एग्जैक्ट 14 डे को होता था, 28 डेज की साइकिल थी, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी। तो एक्चुअली मैं मेरा उतना उस पे इतना स्टडी हो गया था मेरे खुद के बॉडी पे, कि डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद डॉक्टर सोनोग्राफी करने से पहले ही मैं बोलती थी कि जस्ट एक 15 मिनट हो गए हैं, मेरा रप्चर हो गया है और 2 फॉलिकल्स है या फिर 3 फॉलिकल्स है, इस तरीके से मैं बोलती थी। और लिटरली डॉक्टर जब सोनोग्राफी करते थे तो उन्हें भी एकदम लगता था ऐसे कैसे क्या होता है, सफिशिएंट तो नहीं रहता है कि अंदर क्या है ये उसे पता चलता है। लेकिन ये चीजें जो है ना, तो फिर डॉक्टर ने भी कहा कि इतनी अच्छी साइकिल होने के बावजूद ये क्यों नहीं रह रही है, क्योंकि लगभग 6 साल तक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं रह रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है।
कभी कभी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि जन्म आणि मृत्यू, जन्म जन्म और मरण जो है वो उसके हाथ में है, बाकी साइंस ने कितनी भी प्रगति कर ली है या फिर आगे चला गया है। तो इसी तरीके से होता था, तो उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट के लिए कुछ रहता ही नहीं था कि अनएक्सप्लेन है तो हम क्या करें। लेकिन जब ये टी ब्रेकफास्ट शुरू हो गया, रेगुलरली एक्सरसाइज शुरू हो गया, मेरे बॉडी में से पसीना जाना शुरू हो गया, तो उसके बाद में जो है तो मेरी एकदम से न्यूज भी आ गई थी। तो और जो है जैसे कि मैंने बताया कि ये चाय और नाश्ते की वजह से मेरी टैबलेट, बाद में मेरा प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में थायराइड शुरू हो गया था। तो चाय और नाश्ते की वजह से वेट तो कम हुआ ही है, और उसके बाद में जो है तो थायराइड की टैबलेट भी कम हो गई है। तो हमारे बॉडी के लिए एक तो पसीना निकलना, हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होना, ये सभी इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए नॉलेज देने के लिए आपके जैसे डॉक्टर सामने होना, ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे फोरम पे डॉक्टर रमा मैम का हमें गाइडेंस मिलता है, वो अच्छी तरीके से हर एक बात एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उनके साथ में अगर जोड़ी में आप भी आ जाओ हमारे फोरम पे रेगुलरली, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। पर क्योंकि डॉक्टर लोगों की लाइफ में हमेशा टेंशन रहता है, या फिर लोगों की मदद करना ये रहता है, लेकिन बाय मेडिसिन। लेकिन ये हैप्पी हेल्दी लाइफ जीने के लिए खुद जीना और जीने को सिखाना, इसमें भी बहुत अलग मजा आता है। तो मैं आपको दिल से इनवाइट करना चाहूंगी हमारे फोरम पे कि आप रेगुलरली हमें इसी तरीके से गाइड भी करना और नॉलेज भी देना, और हमारे साथ हेल्दी हैप्पी लाइफ जीने के लिए मैं आपको इनवाइट करती हूँ। यस, थैंक यू सो मच। श्योर श्योर श्योर। मुझे भी बहुत पॉजिटिव लगा आज जब मैं यहाँ पे आई थी और सब आपका सब देखा ना, मुझे इतना पॉजिटिव लगा। और आपका जो रिजल्ट मैंने अभी देखा है, आई जस्ट कांट बिलीव माई आईज कि इतना सब ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मेरे पेशेंट्स भी बताते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हर्बालाइफ ये जो हेल्थ बास्केट का है आपका, ये सब करते हैं, तो वो मुझे बताते हैं। मैं अब तक सुनती आई थी, लेकिन आज मैंने देखा और मुझे बहुत पॉजिटिव लगा, और इसलिए मैंने बोला कि मैं बाद में भी जरूर आऊंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, पेशेंटली लिसनिंग टू मी। एंड आई वांट टू थैंक डॉक्टर रमा एंड डॉक्टर आनंद सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई विल श्योरली कम हियर अगेन, श्योरली। मैम और थैंक यू। वेटिंग फॉर सर ऑल्सो। तो ये सभी ओके, आपको इसी तरीके से लगातार टॉपिक की मालिका हम रखेंगे, सेशंस रखेंगे, आपके नॉलेज का जो भंडार है वो सबके लिए फायदेमंद होगा। यस मैम। यस अभी चलेगा। श्योर जाएंगे। यस श्योर थैंक यू। श्योर। थैंक थैंक यू। यू। यस थैंक यू जयश्री मैम। यस अभी जाएंगे डॉक्टर निर्मला मैम के पास, क्योंकि मैम को कॉलेज को जाना होता है। यस बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है मैम, हमारे डॉक्टर निर्मला मैम। और वो आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर है, और उतना रह के भी वो फोरम पे इतना एक्टिव रहते हैं मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरी आवाज आ रही होंगी ना? यस मैम। हाँ, तो मैं सबसे पहले थैंक्स कहूंगी डॉक्टर जयश्री मैम को कि उन्होंने आज जो यहाँ सेशन नहीं बोलूंगी, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन हमारे लिए लाई थी, जो हर व्यक्ति को सुनने की आवश्यकता है। डॉक्टर है फिर भी उसको नॉलेज को रिफाइन करना पड़ता है, तो उन्होंने भी इसे हमें सुनना ही चाहिए। तो मैं थोड़ा काम में इधर उधर थी, तो मैंने हेडफोन लगा के आज सुना, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन मुझे 23 साल पहले का मेरा एक वाक्य यहाँ पे याद आ गया कि जैसे अभी अपने बागेश्वरी मैम ने भी यहाँ शेयर किया कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत लोग ट्राई करते हैं, और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कुछ रीजन नहीं होता है। लेकिन जैसे अपना टी और ब्रेकफास्ट जो है वो हमारे शरीर के अंदर के ही जो भी लैक्यूनाज रहते हैं उसको पूरा करके आपको गुड न्यूज तुरंत यानी बहुत जल्दी से यहाँ पे मिल जाती है। तो ऐसा ही हमारे मेरे साथ में भी था। मुझे उतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि पीसीओडी पीसीओएस, क्योंकि साइकिल नॉर्मल था और सभी कुछ नॉर्मल था, लेकिन सिर्फ अनओव्यूलेटरी साइकिल थी। तो उसके लिए बहुत सारे हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना पड़ता था, और उससे क्या होता था कि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता था। हर महीने जाके वो चेक करवाइए, उससे भी और एक टेंशन, हुआ कि नहीं, ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं, मैच्योर हुआ कि नहीं, वो हम बहुत देखना पड़ता था। लेकिन ये ऐसा ट्रीटमेंट तो मैंने बहुत किया तब 1 डेढ़ साल।
लेकिन उसके बाद में एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, जिस कॉलेज में आज मैं ज्वाइन हूँ। और लकीली बोलो या जो कुछ भी सरकमटेंसेस थे, यानी क्या हुआ कि जो स्ट्रेस लेवल था, जो मैं घर में रहती थी, क्लिनिक में जाती थी, वहां पे भी एक ही चीज दिमाग में रहती थी कि प्रेगनेंसी रहना चाहिए, प्रेगनेंसी रहना चाहिए। लेकिन वो कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद जो फ्रेंड सर्कल मुझे वहां पे मिला, तो अलग से बातें होती थी, कुछ अलग हम शेयर करते थे। तो उसकी वजह से तुरंत वो कॉलेज में जाने के बाद दूसरे ही महीने में मुझे प्रेगनेंसी हुई। और मैं इतना हैप्पी हो गई बाद में कि ऐसे लगा कि नहीं, ये हम जैसे बोलता है कि हमारे डेस्टिनी होती है, लक होता है। तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी जब हमें मिलती है, जो अभी हमारे इस फोरम पे हमें मिलती है, ये पॉजिटिव एनर्जी प्लस अच्छा गाइडेंस, और आपका स्ट्रेस लेवल जब रिड्यूस हो जाता है, तो उस समय मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी क्योंकि उतना अवेयर नहीं थे। लेकिन अभी डेली ऐसा नहीं होता है कि हम सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज ना करें। उसके लिए हम उत्साही रहते हैं, और सुबह ऑन टाइम या बिफोर टाइम हम उठ जाते हैं अपने आप, हमें कोई किसी ने उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे शाम को भी हमारे यहाँ एक्सरसाइज लिया जाता है, और अभी तो नवरात्रोत्सव चल रहा है, डेली गरबा होता है, बहुत एंजॉय करते हैं। तो उससे भी हमारा स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाता है। यानी जब हम सब लोगों के साथ में, अकेले एक्सरसाइज करोगे तो आप एंजॉय नहीं कर पाते हो एक्सरसाइज को, आप सिर्फ एक्सरसाइज करते हो। लेकिन जब सबके साथ में करते हो तो बहुत बढ़िया सा एक मूड आपका चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये तो मेरा एक 1.5 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। तो 10 kg वेट ज्यादा था, तो कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा हो गया था, अभी हाइपोथायराइडिज्म है, क्योंकि मेरी एक प्रेगनेंसी लेट प्रेगनेंसी है। उसके लिए भी मैंने बहुत ट्राई किया, आखिर में सब छोड़ दिया। तो अपने आप ही प्रेगनेंसी रह गई। और हमें एक बच्ची है जो 9 साल की, और हमारा एक बेटा है बड़ा वाला, वो 20 साल का है। तो हमें बहुत ब्लेस लगता है कि हमारी फैमिली कंप्लीट है, 2 बेटे हैं हमारे पास में, और बहुत ही सुंदर। ये न्यूट्रिशन लेने से क्या हुआ कि अभी हमारे बेटों में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे, बेटियों में भी आ रहे, और हम में खुद में भी आया है, और हम हैप्पी हो गए। अभी जैसे मेरी तो मेनोपॉज हो गया है, तो इस एज में जो तकलीफें होती है कि बहुत सारा स्वेटिंग होता है, हॉट फ्लैशेस आते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, और एक जैसे हम बोलते हैं ना कि शून्यता आ जाती है, और ऐसे लगता है कि किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है। तो वो जो बॉडी में जो भी मैंने मेनोपॉजल एज में जो चेंजेस होते हैं, उसको भी कवर करने के लिए अपना न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से हेल्प करता है, जो मैंने खुद यहाँ पे आने के बाद एक्सपीरियंस किया है। तो हम ऐसे खुद को तो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन हम बाकी लोगों को भी यहाँ पे मदद कर रहे हैं, ताकि उनकी भी लाइफ जो है वो हैप्पी और हेल्दी हो सके। और थैंक यू कहूंगी मैम, आपने बहुत लोगों को मातृत्व का आनंद दिया है, क्योंकि कोई भी स्त्री जो होती है, वो उसको अपना एक बेटा बेटी कुछ भी रहे, वो रहना चाहिए ऐसे लगता है, और वो सबसे बड़ी चीज उसकी जिंदगी की रहती है। तो आप यही काम को आगे बढ़ा रहे हो, जैसे अभी हमारे भाग्यश्री मैम ने बोला या हमारे रमा मैम ने बोला है, तो आप सही में हमारे साथ जुड़िए, तो हमें भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, और बहुत से लोगों को भी होगा मैम। यस, थैंक यू, आपने आपका समय यहाँ हमारे लिए दिया, थैंक यू सो मच मैम। और ओके। नवरात्रि की आपको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं। अ, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत अमेजिंग लगा। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस टू मी। एंड मुझे आप लोगों का सबका एक मतलब एक चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि सब ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं सब कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी है। तो कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं कि एक दिन किया, दूसरे दिन 2-3 दिन छोड़ा, फिर बाद में नहीं किया। ये जो कंसिस्टेंसी है यूनाइटेड एज अ होल, मतलब सब लोग एक साथ मिलके करते हो तो वो करने में मजा भी आता होगा, श्योर मजा आता होगा। मतलब मुझे ही ये सब फर्स्ट टाइम मैंने देखा, तो ही मुझे इतना पॉजिटिव लग रहा है। तो आप सब लोग डेली ये एंजॉय करते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता होगा। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है आज। थैंक यू। यस यस, थैंक यू डॉक्टर निर्मला मैम, जो आपने टाइम निकाल के फीडबैक दिया और बहुत अच्छी बात बोली है मैम ने। तो जो मैम ने उनका खुद का भी एक्सपीरियंस बताया, तो यस डेफिनेटली इस तरीके के जो बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रहते हैं, तो बहुत से बार ऐसा होता है कि डिसीज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो हमारे होम्योपैथी में उसके लिए बायोकेमिक मेडिसिन भी यूज किया जाता है। और उसके साथ ही साथ में मैम सिर्फ न्यूट्रिशन पे भी बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स है जो यहाँ पे आ गए। ये सभी जाएंगे डॉक्टर विनय मैम के पास, जिन्होंने हैंड रेस किया है। तो मैम ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, और सर जो है वो
इन्फेक्टिव डिसीज ऑफिसर है, तो दोनों गवर्नमेंट जॉब में है लेकिन फिर भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये मैम अनम्यूट करिए मैम। येस, गुड मॉर्निंग ऑल. खूप छान सेशन झालं. जयश्री मॅमनी खूप छान माहिती दिली. आणि जे आरोग्याविषयी म्हणजे काय खायला पाहिजे आणि काय म्हणजे लाईफस्टाईल जे चेंजेस काय आहेत, पीसीओडी किंवा पीसीओएस जे हे जे डिसीज आहेत, फक्त ह्यामध्ये लाईफस्टाईल चेंजेस करणं गरजेचं असतं. आणि ते प्लस म्हणजे आधी लाईफस्टाईल चेंजेस करणं आणि परत मग मेडिसिन वगैरे जे काही ट्रीटमेंट आहे ती. पण हे जे तुम्ही सांगितलं ते खूप छानरित्या समजावून सांगितलेलं आहे. आणि आम्ही हे आतापर्यंत सगळ्यांनी सांगितलेलं आहे की फोरमवर आम्ही हे सगळं घेतो, लाईफस्टाईल चेंजेस सांगतो, एक्झरसाईज म्हणजे आपल्या फोरमला जॉईन झाल्यानंतर एक्झरसाईज कंपल्सरी होतोच. 2 टाइम होतो, सकाळ संध्याकाळ, ज्यांना जसं करायचं तसं एक्झरसाईज करू शकतो आपण. आणि कसं आहे, आपण एकटं जेव्हा आपण एक्झरसाईज करतो तेव्हा एक्झरसाईज आपण ते प्रॉपर म्हणजे एक दिवस करतो, 10 दिवस म्हणजे एखादा दिवस जरी गॅप झाला कंटिन्यू करताना, तर मग आपण परत 10-15 दिवस, महिना परत आपण त्या एक्झरसाईजला जॉईन होत नाही, करत नाही, रुटीन बनत नाही आपलं. पण आपण ह्या फोरमशी जॉईन झाल्यामुळे एक्झरसाईज रोज होता. आता माझंच उदाहरण आहे, मला एक्झरसाईजची आवड होती पण मी रोज नाही करायची, म्हणजे एकदा गॅप पडला का मग ते गॅपच व्हायचा. पण आता इथे फोरमला जोडल्यापासून एक्झरसाईज म्हणजे कधीही मिस करत नाही मी. आणि माझं पण अमेझिंग असं ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आहे. 10 kg हेल्दी फॅट लॉस केलेला आहे मी. आणि ह्या फोरमशी जोडल्या. आणि ह्याच्या आधी मी खूप सारे प्रयत्न केले होते वेट लॉस करण्यासाठी, पण ह्या फोरमशी जोडल्यानंतर 10 kg हेल्दी फॅट लॉस तर झालेलंच आहे आणि ते मेंटेन आहे सध्या. अमेझिंग असं ट्रान्सफॉर्मेशन आहे, तुम्ही पाहू शकता. आणि सरांनी पण 10 kg वेट लॉस केलेला आहे. येस, आणि खूप छान माहिती दिली जयश्री मॅम तुम्ही. आणि तुम्ही पण आमच्याशी कनेक्ट व्हावं असं आम्हा सगळ्यांचीच इच्छा आहे. थँक्यू ऑल. यस, थैंक यू मैम, जबरदस्त। और आपको इनकी तरफ देख के लग रहा है कि इनकी बड़ी जो बच्ची है वो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस को है, तो इतना अच्छा अमेजिंग। यस मैम, बिल्कुल भी नहीं लगता उनकी तरफ देख अजिबात के। वाटत नाही, अजिबात असं वाटत नाहीये. और मैम व्हेरी जो है नाईस. दो टाइम, तीन टाइम भी एक्सरसाइज करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज लेते हैं, अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज लेते हैं डॉक्टर जी। यस व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. खूप छान वाटलं मला तुमचा एक्सपिरियंस ऐकून पण. थँक्यू. यस मैम, यस थैंक यू। और यस, और किसी को कुछ शेयर करना है या मैम से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो यस डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। मैम ने आज टाइम निकाला है, तो यस अगर आप मुंबई में जाओगे तो उनकी कंसल्टेंसी आपको देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे वो आपको फ्री में गाइडेंस कर रहे हैं, तो यस आप डेफिनेटली हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। यस, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। यस, और अगर क्वेश्चंस नहीं है तो यस अगेन हम जाएंगे थैंक यू करने के लिए डॉक्टर जयश्री मैम के पास और उनके लिए। यस थैंक यू मैम, अगेन थैंक यू। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ के रहेगा और हमें गाइडेंस करिएगा। आपके शेड्यूल के हिसाब से आप एक दिन गाइडेंस कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि सर को भी हम डेफिनेटली स्किन और हेयर के लिए गाइडेंस करने के लिए बुलाएंगे। येस, श्योर श्योर यस श्योर. इज रेडी टू कम. श्योर. यस मैम, तो चलो अभी ओके. जाएंगे अपने भाग्यश्री मैम के पास। यस, और आपके लिए बता दूं कि बहुत सालों से इनका औरंगाबाद में केमिस्ट की शॉप है मैम, तो सर उनको थायराइड की टैबलेट उन्होंने नहीं लेना चाहिए, या फिर मैम ने किसी भी प्रकार की गोली नहीं खानी चाहिए, ऐसे सर को लगता था, हर्षद सर को। और फिर बाद में उनकी जिंदगी में ये न्यूट्रिशन आ गया और बहुत अच्छे तरीके से इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यस मैम, थैंक व्हेरी नाईस. यू। व्हेरी राइट। नाईस. यस, तो अभी चलो सब लोगों ने कैमरेज ऑन करने हैं, तो हम गेस्ट स्पीकर के साथ झूमेंगे। यस डेफिनेटली, यस फटाफट से। गुनगुन